रहीम। डी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। इसका टाइटल कंटेंट है मोमेंटम और उसकी कंजर्वेशन। फिर इसी तरह हम इसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर होगी। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। मोमेंटम मेजर्स के एक बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन एग्जिस्ट करता है। और रिमेंबर कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन सिर्फ स्पीड ऑफ मोशन पे नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी या मास एंड स्पीड पे डिपेंड करता है। अब यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एम वी, द यूनिट will kilogram meter per second or it can be stated as Newton second, kilogram मीटर पर सेकेंड। सो अगर इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई और सेकेंड से डिवाइड कर दिया जाए तो स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर आएगा, इसकी पावर -1 होगी। ये सारा फैक्टर कहलाता है न्यूटन और साथ मल्टीप्लाई करें सेकेंड तो मोमेंटम का यूनिट बनता है न्यूटन सेकेंड। डायमेंशंस इसी यूनिट से बन सकती हैं कि किलोग्राम को m से, मीटर पर सेकंड को LT-1 से रिप्रेजेंट कर दें तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज MLT-1। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं कि अगर वेलोसिटी 0 हो तो मोमेंटम भी 0 होगा। फिर अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी अगर मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान एक ग्राफ डिजाइन किया जाए तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद मास इक्वल्स टू कांस्टेंट। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाए तो मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी ग्राफ बिटवीन p एंड m विल बी अ स्ट्रेट लाइन इफ v इज केप्ट कांस्टेंट। इसी तरह अगर हम किसी भी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रख देते हैं तो फिर v और m के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन बनेगा v m एंड दैट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो देखें, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। ये रिलेशन इसलिए यूज कर रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेकेंडली f इज इक्वल टू ma। अब अगर हम a की जगह पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो हम ये फॉर्मूला हासिल करेंगे। अब mvf माइनस mvi ये है चेंज ऑफ मोमेंटम और इट्स हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है कि फोर्स जैसे मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, सिमिलरली फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। डेल्टा पी यानी चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं जहां वक्त के साथ साथ या बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो या बॉडी का मास चेंज हो रहा हो या दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। अगर एक कार स्पीड अप हो रही है तो ओनली वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर एक रॉकेट अपवर्ड एक्सेलरेट करता है तो फ्यूल कंजम्पशन की वजह से उसका मास भी चेंज हो रहा है और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। सो ये इक्वेशन हमें फोर्स को कैलकुलेट करने में ज्यादा हेल्पफुल है बनिस्बत इस इक्वेशन के। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि अगर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रही है तो मोमेंटम इज गोइंग टू इंक्रीज, और अगर मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगेगी तो मोमेंटम इज गोइंग टू डिक्रीज। अब इसी रिलेशन से अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग करें तो एक और क्वांटिटी बनती है इम्पल्स। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। हियर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू डेल्टा पी। सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डज अ बॉडी मूविंग बॉडी हैव इम्पल्स? यस, if the velocity of body is changing then it has impulse।
लेकिन अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, दिस डेल साइन रिप्रेजेंट्स द चेंज, देन द बॉडी डज नॉट हैव एनी इम्पल्स। अब इम्पल्स को यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पलरी तौर पे बयान करूँ तो इम्पल्स है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंज इन मोमेंटम। इसकी एग्जाम्पल ये है कि हार्ड सरफेसेस रिएक्ट क्विकली। कोई सरफेस हार्ड होगा तो बड़ा क्विकली रिएक्ट करेगा। जैसे अगर आपको किसी सॉलिड दीवार में हिट करना हो, लेट्स से ये एक दीवार है और इसमें किसी को किक मारनी है, तो उसको जो रिएक्शन वापस मिलेगा वो तकरीबन 1/100 पार्ट में मिलेगा। लेकिन यही किक अगर किसी फुटबॉल को लगेगी तो रिएक्शन टाइम बहुत स्लो होगा, इट विल बी 1/10 सेकेंड्स। अब एक बात आप यहाँ पर याद रखिएगा कि हार्ड ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट क्विकली एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट स्लोली। यही बात हम इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हार्ड ऑब्जेक्ट्स के रिएक्ट क्विकली और स्लोली करने से क्या फर्क पड़ता है? तो देखें, आपके लिए फर्श पर जंप करना आसान है या नरम बिस्तर पर या बहुत से फोम्स लगे हों तो उन पर जंप करना आसान है। अगर आप जंप करेंगे फर्श पर तो बहुत कम टाइम में आप पर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी, ट्रांसमिट होगी। और अगर आप जंप करेंगे फोम पर तो वहाँ फोम को दबने से या फोम के प्रेस होने से आप पर बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम फोर्स एक्सर्ट होगी। सो आप जो मोमेंटम लेकर किसी जगह को हिट करने जा रहे हैं, अगर वो जगह सॉफ्ट है तो टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी। आप वही मोमेंटम लेकर किसी चीज़ को हिट करने जा रहे हैं तो अगर वो चीज़ हार्ड है तो टाइम बहुत शॉर्ट लगेगा और फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इम्पल्स इज एक्चुअली द एडजस्टमेंट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अब गाड़ियों में जो एयर बैग्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है कि आप गाड़ी में बैठे, आपकी चूंकि स्पीड चेंज हो रही है, आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है, जीरो से आप किसी मोमेंटम पर आ गए, नाउ यू हैव क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब अगर गाड़ी का सडनली खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी सडन रेस्ट पर आएगी और आपकी बॉडी उतने क्वांटिटी ऑफ मोशन के साथ आगे मूव करेगी। अब आगे मूव करने पर अगर सर टकराएगा स्टीयरिंग में तो स्टीयरिंग एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, हार्ड ऑब्जेक्ट ने बहुत क्विक रिएक्शन देना है, टाइम शॉर्ट होगा, फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। और अगर एयर बैग फौरन से फूल जाए तो टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ने की वजह से जो मैग्नीट्यूड फोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। सो इम्पल्स वो चीज़ है जिसे आप डेली लाइफ में चेंज ऑफ मोमेंटम को एडजस्ट कर सकते हैं कि आइदर यू आर गोइंग टू हिट बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट और बाय अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। इम्पल्स और मोमेंटम दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं। अब हम कुछ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स दूं कि मोमेंटम इज रिटन एज mv, काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज 1/2 mv square. Here I can write mv square over 2। अगर इस इक्वेशन को मैं m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो जाएगा और m से डिवाइड कर दूं तो एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ बन रहा है p स्क्वायर ओवर 2m। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहे तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। यानी अगर बॉडी का मोमेंटम 2 टाइम्स इंक्रीज करता है तो एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स। बॉडी का मोमेंटम 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो एनर्जी विल इंक्रीज 9 टाइम्स। यानी मोमेंटम के n टाइम चेंज होने से एनर्जी का जो चेंज है वो n स्क्वायर टाइम्स जो है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह एक फंडामेंटल क्वेश्चन किया जाता है कि वो कौन सी स्पीड है जिस पे बॉडी का मोमेंटम और एनर्जी न्यूमेरिकली यानी नंबर वाइज इक्वल होंगे। तो p इज इक्वल टू mv is equal to 1/2 mv square। m cancelled with m, v cancelled with this v, ये 2 आप इधर मल्टीप्लाई करें तो 2 is equal to v, या साथ यूनिट लिखें तो 2 मीटर्स पर सेकेंड वो स्पीड है जिसमें बॉडी का मोमेंटम और एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं।
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद अब यहां से कुछ रिलेशन इसी इक्वेशन से E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m से के E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, एक तो ये रिलेशन हो गया। अब हमारे पास एक रिलेशन आता है कि अगर इफ अ हैवी एंड लाइट बॉडी अगर एक भारी और एक हल्का जिस्म, लेट्स से हैवी बॉडी का मास m1 है और लाइटर बॉडी का मास m2 है, इनमें दो केसेस डिस्कस करेंगे। अब इसी इक्वेशन में E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m से हम पी स्क्वायर को अंडर रूट 2me भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये दो रिलेशंस के E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m एंड P इज इक्वल टू अंडर रूट 2me, ये दो रिलेशंस क्लियर रखने आपने। अगर एक हैवी और लाइट बॉडी का मोमेंटम सेम है, यानी P1 इज इक्वल टू P2, जैसे एक कार और एक ट्रक है, हम कहते हैं कि दोनों का मोमेंटम सेम है एक रोड पर, तो हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू P2। वी विल राइट 2m1 E1 मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट 2m2 E2। thirdly we will write, yeah, we can write E1 over E2 is equal to M2 divided by M1। हमारे सामने एनर्जी का एक इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस पूरी बात को अगर मैं तरतीब से पढ़ूं तो ये कि अगर एक भारी और एक हल्के जिस्म की मोमेंटम इक्वल है तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी ड्यू टू इनवर्स रिलेशन। सिमिलरली अगर आपके पास यही सिचुएशन यूं हो कि इफ अ हैवी बॉडी एंड अ लाइटर बॉडी, इफ अ हैवी बॉडी एंड अ लाइटर बॉडी हैव इक्वल एनर्जीज, तो E1 will be equal to E2। P1 square over 2m1 is equal to P2 square over 2m2। अब यहां से P1 over P2
will become under root of m1 over m2. Momentum is directly proportional to mass, as here energy was inversely proportional to mass. अगर एक हैवी और एक लाइटर बॉडी की एनर्जी सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसी का मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ये दूसरा रिलेशन आपके पास। फिर हम एक केस डिस्कस करते हैं परसेंटेज इंक्रीज का। परसेंटेज इंक्रीज का केस, लेट्स से कि इफ momentum increases by 100%, then energy will increase by। अब हमें एनर्जी में इंक्रीज फाइंड करना है तो हम इक्वेशन लिखेंगे डेल्टा E ओवर E इंटू 100%। डेल्टा E मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी इंटू 100%। अब फाइनल एनर्जी की इक्वेशन P डैश स्क्वायर ओवर 2m माइनस P स्क्वायर ओवर 2m डिवाइडेड बाय P स्क्वायर ओवर 2m। अभी ये प्रोसीजर मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, अब मोमेंटम 100% इंक्रीज किया तो न्यू मोमेंटम P प्लस P, यानी पहले जो मोमेंटम P था अब उसमें 100% इंक्रीज यहां पर लिखा जाएगा। अब जैसे कहा जाए 50% इंक्रीज तो फिर मैं यहां पे लिख दूंगा 0.5 P। अगर लिखा जाए 200% इंक्रीज तो आई विल राइट 2 टाइम्स ऑफ P। 500 टाइम्स तो आई विल राइट 5P। जैसे आप बाजार से कोई चीज लेने जाएं तो अगर ये लिख दिया जाए कि जी एक चीज की प्राइस 200 है और ये 100% इसकी कीमत में इजाफा हो गया तो 100% का मतलब है कि उसी कीमत को डबल कर दे। 100% अगर 200 है तो टोटल अब 100% इंक्रीज के बाद जो कीमत है वो 200 हो जाएगी। सो फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। P प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर। ये जो 2m का फैक्टर है ये कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है और साथ आप मल्टीप्लाई रखें 100% को। अब ये बनेगा 4P स्क्वायर, फिर बनेगा P स्क्वायर और फिर P स्क्वायर। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन इट विल बिकम 3P स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर इंटू 100%। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर आता है 300%। तो इस पूरी तरतीब से फॉर्मूला को देखें तो इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100% द एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300%। अब इस पे आपको अगर हम एक इसे शॉर्टकट में कन्वर्ट करें इस चीज को, तो वो शॉर्टकट यूं हो सकता है कि मैं यहां पर लिखूं n प्लस 1 और you can write it like that 1 plus n square। n in terms of के मोमेंटम कितने टाइम इंक्रीज किया, फिर माइनस 1, यहां पर चूंकि मोमेंटम का एक ही कांस्टेंट फैक्टर रहेगा। और इस चीज को अब अगर सॉल्व करें, ये रिलेशन है जब मोमेंटम गिवन है और एनर्जी आपको फाइंड करनी है। अब मैंने कहा कि अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज करे तो आपने 100 का 1 पिक करना है और उसे n की जगह प्लेस करना है। 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक, इसको साथ आप 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर अगेन लिसन, ये एक शॉर्टकट है। 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1, ये इसी फॉर्म को देखकर बनाया हुआ है। आपने क्या करना है
कि आपको 100 गिवन है तो आप n की जगह 1 पुट करें, आपको 200 गिवन है तो आप 1 की जगह पे 2 पुट कर दें इंटू 100%। तो देखें 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, आंसर विल बी 300%। तो ये हमारा आंसर साथ जस्टिफाई हो रहा है कि इस शॉर्टकट से अगर आपको कहा जो मोमेंटम में 100% इंक्रीज आएगा तो एनर्जी में 300%, मोमेंटम में 200% इंक्रीज आएगा तो 800% इंक्रीज आएगा एनर्जी में। सो ये सारा कुछ ये सारा परसेंटेज का फैक्टर अगर प्रॉपरली सॉल्व किया जाए तो इट्स अ क्वाइट लेंथी मेथड, लेकिन अगर आप इसे शॉर्टकट्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन जो है वो इसमें काम आ सकता है। इसी तरह अब हम इसी के इनवर्स में अगर चलें कि आपको एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज गिवन है और आपको मोमेंटम में फाइंड करना है। If energy increases by 300% तो मोमेंटम विल इंक्रीज बाय, अब रिलेशन होता है एनर्जी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m या P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m E। सो अगेन अगर आप पूरा प्रोसीजर करेंगे तो आप यूं लिखेंगे डेल्टा P ओवर P अंडर रूट 2m E डैश माइनस अंडर रूट 2m E डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m E। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ले चलें तो जस्ट इतना सा शॉर्टकट अप्लाई कर लें 1 प्लस n माइनस 1। अब एनर्जी में इंक्रीज कितना गिवन है 300%, तो आपने n की जगह पे ये 3 पिक कर लेना, आप लिखेंगे 1 प्लस 3 अंडर रूट माइनस 1 इंटू 100%, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, तो आपके सामने आंसर आ रहा है 100%। तो देखें एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर भी छोटे से शॉर्टकट के साथ आप इजीली टाइम सेविंग टेक्निक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें दोनों आंसर जस्टिफाई भी होते हैं शॉर्टकट के साथ कि अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज देती है तो एनर्जी 300% इंक्रीज होती, और कन्वर्सली अगर एनर्जी 300% इंक्रीज होगी तो मोमेंटम का इंक्रीज होगा 100%। इसी तरह अब जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो फर्दर कि एनर्जी का रिलेशन P स्क्वायर ओवर 2m, मोमेंटम अंडर रूट 2m E, मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज अगर सेम है तो एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है मास के साथ, अगर दो बॉडीज की एनर्जी सेम है तो मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन आएगा, यहाँ पे m1 ओवर m2 आएगा। इसी तरह परसेंटेज इंक्रीज है तो ये परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्मूलाज हैं, बाकी प्रोसीजर आप देखकर उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब मोमेंटम से रिलेटेड जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट ना करे, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और ऐसे सिस्टम में जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब कि जो इनिशियल था वही फाइनल रहेगा, इनिशियल 0 है तो इवन फाइनल भी 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक बुलेट और गन की एग्जाम्पल है, दोनों आप फायर करने के लिए पकड़ के बैठे हैं तो बुलेट भी रेस्ट पे और गन भी, ये इनिशियल है। फाइनली जब आप उसको फायर करेंगे तो बुलेट विल मूव फॉरवर्ड, द गन विल मूव बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड मोशन और बैकवर्ड मोशन का सम आपको इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए, सच दैट इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0 हो जाएगा। अब इसमें ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब इसमें ये इक्वेशन कैसे डेवलप होती, जैसे बुक में एक एग्जांपल होती कि एक मास m2 मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v2 और ये वेक्टर की लेंथ देखें ये थोड़ी कम है, इस वेक्टर की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, मींस के v1 वेलोसिटी v2 से ज्यादा है।
सच दैट देयर इज अ चांस कि ये बॉल m1 हिट करेगी बॉल m2 को। हिट करने के बाद अब चूंकि इसके पास मोमेंटम ज्यादा है, सो ये अपना क्वांटिटी ऑफ मोशन ट्रांसफर करेगा। सो नॉर्मली जिन ऑब्जेक्ट्स के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होती है उन्हीं में मोशन ट्रांसफर करने की एबिलिटी होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बहुत भारी भरकम जिस्म दौड़ता हुआ आपसे टकराए, तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है, आपको वो मोमेंटम ट्रांसफर होगा और आप आगे कहीं जाकर गिरे। और यही केस ऐसे कि अब आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी हैं तो आपकी जो रिलक्टेंस फोर्स है वो कहीं ज्यादा है। सो आपसे कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट भी आके टकराएगा तो टकरा के वापस पलट जाएगा। अब यहीं पर इस इक्वेशन को कुछ डिफरेंट केसेस के साथ जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएंगे कि अगर दो बॉडीज या दो बॉल्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए हिट करें, स्ट्राइक करें, तो इक्वेशन विल बी m1v1 प्लस m2v2 कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। टकराने के बाद अगर ये फिर सेम डायरेक्शन में ही अपना मोशन कंटिन्यू रखते हैं तो फाइनल मोमेंटम विल बी m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। सो ये केस तब जब सेम डायरेक्शन में जाते हुए बॉडीज आपस में कोलाइड करें और कोलिजन के बाद अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज ना करें, तो सब क्वांटिटीज प्लस कंसीडर होंगी। अब एक केस के दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और फिर टकराने के बाद ये अपनी अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेती। लेट्स से ये है m1, ये है m2, ये है m1 और ये है m2। वेलोसिटी v1 v2 v1 डैश v2 डैश। सो लुक फॉर द इक्वेशन। जो बॉल राइट साइड यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है उसका मोमेंटम m1 v1, जो लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव साइड पे आ रही है उसका मोमेंटम माइनस m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू। अब कोलिजन के बाद बॉल m1 ने अपनी डायरेक्शन नेगेटिव कर ली है तो माइनस m1 v1 डैश, और ये बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस m2 v2 डैश। तो ये केस है जिसमें बॉल्स की डायरेक्शंस टकराने के बाद बदलती हैं, तो कब आपने नेगेटिव साइन और कब आपने पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है। सिमिलरली एक बड़ा ही एक और इंपॉर्टेंट केस के दो ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। अब केस है कि पहले इसके पास वेलोसिटी है, ये बॉल जाते हुए इससे टकराए और टकराने के बाद ये दोनों अलग ना हो, ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। जुड़ जाने के लिए क्वेश्चंस में अक्सर स्टिक टुगेदर का वर्ड यूज होता है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगी तो दोनों मूव करेंगी एक ही सेम वेलोसिटी से और दोनों का मास भी एडेड फॉर्म में कंसीडर होगा। सो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? वी विल राइट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। अगर आपके पास दोनों मासेस सेम हैं तो फिर इक्वेशन क्या बन रही है? यहां से m कॉमन आके कैंसिल होगा और आपके पास इक्वेशन बच जाएगी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू v। तो कॉमन वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन जाएगा v1 यानी सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय 2, या आप यूं कह सकते हैं कि आपको अगर कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप एवरेज ऑफ बोथ वेलोसिटीज जो है उसे फाइंड कर लें। इसी तरह एक और केस ये डेवलप हो सकता है कि एक बॉल रेस्ट पर है, यानी v2 इज इक्वल टू 0, इट्स मास इज m2, और एक इतने ही इक्वल मास की बॉल m1 v वेलोसिटी के साथ इसको हिट करेगी। हिट करने के बाद ये इसको घसीटती हुई या इसके साथ स्टिक टुगेदर कंडीशन में आगे जाएगी, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? देयर इज m1 v1 बट देयर इज नो m2 v2 बिकॉज v2 इज इक्वल टू 0। अगेन द masses joined together, तो m1 plus m2 into v. So here the final common velocity can be find as m1 over sum of masses
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज into V1. So that's how you can calculate the momentum along with different these cases. Dear students, अब हम practice करेंगे questions about momentum and its conservation. The first question is this: an object of mass m is traveling with velocity v. Which equation gives the momentum p of an object in terms of either m or v and its kinetic energy? We all know that energy is equal to p square over 2m. So momentum can be written as under root 2m e. So option delta will be the right option. A force 2F acting on a particle of mass 10 kg produces an acceleration 60 meter per second square. A force 5F acting on a particle of mass m produces an acceleration of 50 meter per second square. What is the mass? Now 30 kg is the right answer and the solution is 2F on 10 kg mass produces 60 meter per second square. 5F on an unknown mass creates 50 meter per second square. दोनों equations को आपस में derive करेंगे. On calculating we get the answer 30 kg. Which graph best shows the variation with time of momentum of a body accelerated by a constant force? Force constant है तो acceleration भी constant होगी. Acceleration constant है तो velocity increase करेगी uniformly. So momentum will also increase uniformly. Option alpha will be the right option. The diagram shows two trolleys X and Y about to collide and gives momentum of each trolley before the collision. After the collision, the direction of motion of both trolleys are reversed and the magnitude of momentum X is then 2 Newton second. What is the magnitude of corresponding momentum? You have to remember one thing, कि if this velocity is taken as positive, this will be taken as negative. और after collision ये अपनी directions change करती हैं तो negative velocity will be taken as positive and positive will be taken as negative. So on solution 20 minus 12 यानी plus और minus equals to minus 2. इसकी backward जो momentum वो minus 2 हो जाएगा और momentum of trolley y हमें find करना है. So on solving you will get the answer 10 Newton second. Which graph shows the variation of with time of the momentum of a body accelerated by a constant force? Again force constant है तो acceleration constant, velocity will increase linearly and there will be linear increase in the momentum. The graph shows how the force acting on a body varies with time. Assuming that the body is moving in a straight line, by how much does its momentum change? The product of force and time impulse is equal to change in momentum. तो हम इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया है उसे कैलकुलेट करेंगे by this formula and we will get the answer C 20 kilogram meter per second. A body initially at rest means its initial momentum is 0, explodes into two masses that moves apart with speed v1 and v2 respectively. What is the ratio v1? By conservation of momentum, initial momentum 0, final momentum में one body has positive momentum, other has negative momentum due to opposite velocity. So by solving we will get the inverse ratio of mass and velocity. Option beta will be the right option.
A ball of mass 2 kg traveling at 8 meter per second strikes the ball of mass at 4 kg traveling at 2 meter per second. Both balls are moving along same direction, straight line. After collision, both balls move at the same velocity v. What is the magnitude of the velocity? एक बॉल दूसरे से कोलाइड करने के बाद उसके साथ स्टिक हो गई है, तो m1 प्लस m2 m1 v1 प्लस m2 v2 के बाद हम करेंगे m1 प्लस m2 into v. Their velocity is common. So on solving it in this situation, first of all we have to add momentum separately. Then both masses are joined, so we will get the answer 4 meters per second. A ball of mass 150 gram moving with an acceleration 20 meter per second square is hit by a force which act on it for 0.1 second. The impulsive force, the product of force and times gives us the impulse here. Impulse is force into time. अब force की जगह पे हम लिखेंगे ma और साथ time multiply करेंगे, तो we will get the answer. A force of 50 dynes is acted on a body of mass 5 gram which is at rest for an interval of 3 seconds. Then impulse, again the product of force and time, so Charlie will be the right option. A body of mass 0.5 kg projected under gravity with a speed of 98 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal. The change in momentum is 49 Newton second, and how you will solve it? The change in momentum between complete projectile motion is 2mv sine theta. So we will put the values and get the result as 2mv sine theta. Two equal masses are projected at the same angle from 2 points separated by their range with equal velocities. The momentum at the point of their collision. The situation is कि दो पार्टिकल्स को उनकी रेंज के डिस्टेंस से सेपरेट किया और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको थ्रो किया विद इक्वल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. They will have equal and opposite momentums. So the net change in momentum will be equals to 0. The kinetic energy of two masses m1 and m2 are equal. The ratio of their linear momentum, if E1 is equal to E2 P1 square over m1 equals to P2 square over 2m2. On simplifying, we will get P1 over P2 equals to under root m1 over m2. So under root m1 over m2 will be the right option. Which of the following has maximum momentum? चारों options के momentums को आप simply calculate कर सकते हैं. Here the calculated values are given here. So option D, 20 gram weighing after falling 1 kilometer has the highest momentum. A machine gun has mass of 5 kg. It fires 50 gram bullets at rate of 30 bullets per minute at the speed of 400 meter per second. What force is required to keep the gun in position? Force required is equal to change in momentum over time. Now mass per unit time मतलब 30 जो है यहाँ पर हमारे पास बुलेट्स की तादाद है और each bullet has a mass 15 to 10 to power minus 3 per minute. इसे कैलकुलेट करना है and each bullet has a speed 400 meter per second. So 10 Newton is the force to stabilize the gun. Beta is the right option. A bullet of mass m is fired at certain angle theta with the vertical. The bullet is returned to the ground in time t. The total change in momentum will be, change in momentum is equal to force into time. Force is mg and time is t, so mgt is the right option. A bullet of mass 10 gram fired from a mass of 1 kg with recoil velocity of gun as 5 meter per second, then the muzzle velocity will be. The concept is velocity m1, mass m1, velocity v1 have to be calculate. m2 is 1 kg and v2 is minus 5. Now we have to apply the law of conservation of linear momentum, and on solving we will get 500 meter per second. A person of weight mg is moving upward in a rocket with an acceleration of 4g. His apparent weight inside the rocket will be, for apparent weight r is equal to m into g plus a for upward acceleration. अब a की जगह पर हम 4 पुट करेंगे तो 5 times of mg will be the weight of a person in the rocket that is accelerating upward. Two particles initially at rest move toward each other under the mutual attraction.
at the instant when the speed of p is v and the speed of q is 2v, the speed of the center of mass will be. The center of mass for mutual forces can never change. For example, ये body v velocity से और ये body 2v velocity से एक दूसरे की तरफ approach कर रहे हैं, तो इनका जो center of mass है it will remain at its own place, so the velocity of center of mass will be 0. Two stones of equal mass rest on the pan of an equal arms balance in a lift. Will they remain balanced when the lift accelerates upward? Yes, because both the pans are weighing equally. तो जब वो equal amount के साथ upward acceleration करेंगे तो उसका जो weight है, ये जो mass है, वो constant रहेगा. Force versus time graph for the motion of bodies shown in the figure. Then the change in linear momentum between t equals to 0 and t equals to 8. अब change in momentum है product of force and time. तो calculate all the areas under the graph and you will get the final answer as 0. A football is dropped from the top of a tall building. Which acceleration time graph best represents the motion? Bodies fall downward under the action of constant acceleration due to gravity, so the acceleration with respect to time remains same. So that's all about momentum and its conservation. Thank you.